गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किन्स का उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत, समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति फलन, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से किन्स ने क्लासिकल थ्योरी का जिसे क्रिटिसिज्म किया था और उस क्रिटिसिज्म के आधार पे किन्स ने अपने आय व रोजगार के सिद्धांत का निर्माण कैसे किया था। इनकी ये जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत इनकी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में आपको मिलेगा। इस बुक में इन्होंने अपनी सिद्धि में स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मार्केट पूरी तरीके से ओवर प्रोडक्शन हो गया था मार्केट में बहुत ज़्यादा, लेकिन मांग नहीं हो पा रही थी। जबकि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि आप सप्लाई कीजिए, सिर्फ मांग तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन मांग नहीं हो पा रही थी। इस वजह से जो भी सप्लाई हो रही थी वो बाज़ार में रखी हुई रहती थी। पूरा कंजप्शन नहीं हो पाने की वजह से व्यापारी वर्ग और रोज़गार कम करने लग गए थे। लोग काफ़ी मात्रा में बेरोज़गार रहने लग गए थे और उन बेरोज़गारी की वजह से उनकी इनकम कम हो गई। इनकम कम होने से और मांग कम होती गई। इस प्रकार से ये सर्किल चलता ही गया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उस मंदी के कारण किन्स ने अपना सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत उस परिस्थिति में किस तरीके से सटीक बैठा। किन्स के रोजगार सिद्धांत में अगर आप देखें, किन्स परिस्थितियों का विश्लेषण कर इस निर्णय तो उत्पादन और आय में वृद्धि केवल रोजगार में वृद्धि द्वारा ही संभव है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में वृद्धि स्वतः रोजगार में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि रोजगार आय का फलन है। ये क्या कहा है इन्होंने? एम्प्लॉयमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है किस पे? इनकम के ऊपर। अर्थात रोजगार का स्तर राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। किन्स ने और स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि किसी देश में एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अगर प्रभावपूर्ण यानी आपका जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार ये किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड अगर ज़्यादा होगा यानी बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें आपके ये भी बढ़ेंगे, और अगर इफेक्टिव डिमांड आपके कम हो जाता है तो रोजगार, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय इनमें भी कमी आएगी। इस प्रकार आय, उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण करती है। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार किन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के किन्स का जो सिद्धांत है रोजगार का सिद्धांत, उसमें आधारभूत केंद्र के रूप में प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी से बेरोजगारी फैलती है, जबकि इसमें वृद्धि से बेकारी दूर होती है, बेरोजगारी दूर होती है। किन्स ने प्रभावपूर्ण मांग की धारणा का अर्थ बताते हुए लिखा है कि समग्र मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है उस बिंदु पर डी यानी समस्त मांग का मूल्य प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग उत्पादन, आय एवं रोजगार का वह बिंदु है जहां समस्त मांग फलन एवं समस्त पूर्ति फलन में साम्य होता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है? प्रभावपूर्ण मांग है आपके समस्त पूर्ति फलन, ठीक है, और समग्र मांग फलन, ये दोनों आपस में जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु आपका क्या कहलाता है? ये बिंदु आपका है इफेक्टिव डिमांड। ठीक है ना, यानी समस्त पूर्ति फलन को जहाँ समस्त मांग फलन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, वहाँ पर आप का निर्धारित होता है और ये प्रभावपूर्ण मांग आपके उत्पादन, आय व रोजगार का निर्धारण करता है। इस बिंदु पर समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन के बराबर होता है। किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझने से पहले हमें
उसके प्रभावपूर्ण मांग को समझना होगा। तो प्रभावपूर्ण मांग को जो कि रोजगार और आय के स्तर को निर्धारित करता है। प्रभावपूर्ण मांग खुद कौन से तत्वों से निर्धारित होता है? ये जो दो तत्व हैं आपके हैं, समस्त या कुल मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एवं समस्त या कुल पूर्ति फलन यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, समस्त मांग फलन में क्या है? जिन के अनुसार उत्पादित आउटपुट के विक्रय से प्रत्याशित आय के साथ संबंध करता है। यानी ये क्या बता रहा है कि समस्त मांग फलन उन विभिन्न सूची है। ठीक है, समस्त मांग फलन उन विभिन्न मौद्रिक राशियों की अनुसूची है जो उद्यमकर्ता, ठीक है, आपके प्रोड्यूसर कह सकते हैं, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित प्रदा मीन्स आउटपुट के सेल से प्राप्ति की आशा करते हैं। यानी वह ये प्रोड्यूसर की एक तरीके से क्या है, उम्मीद है कि वो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को बेचने से उनको कितनी राशि मिलने की उम्मीद है। ठीक है, यह प्रत्याशा है। यह उन प्रत्याशित आयों की अनुसूची है जो उद्यमकर्ता को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित प्रदा के विक्रय से प्राप्त हो सकती हैं। चूँकि रोजगार स्तर में कमी वृद्धि होने पर रोजगार उन विशिष्ट स्तरों पर उत्पादित प्रदा की बिक्री से प्रत्याशित आय भी घटती बढ़ती है। अब चूँकि ये सीधा सा लॉजिक है कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वस्तु की कीमत मिलनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि रोजगार स्तर में कमी, यानी अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है तो रोजगार के उन विशिष्ट स्तरों पर उत्पादित प्रदा की बिक्री से प्रत्याशित आय भी घटती है। भाई अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, सीधा सा लॉजिक है, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो उसको बेचने से जो आप उम्मीद कर रहे हो वो उम्मीद भी आपकी क्या है, कम होती जाएगी। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जस्ट अपोजिट ये क्रिया आपके चलती है। समस्त मांग फलन रोजगार स्तर का वर्तमान फलन है। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि समस्त मांग फलन डिपेंड करता है किस पे, रोजगार पे। ठीक है, यानी रोजगार की मात्रा बढ़ेगी तो समस्त मांग फलन भी बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार की मात्रा कम होगी तो समस्त मांग फलन भी कम होगा। ठीक है, आगे अब हम अगर इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं कि इसमें आप ये जो आप ये देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरीके से है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि समस्त मांग फलन के बारे में, और ये टेबल भी है, टेबल में भी आपको दिखाया जा रहा है कि समस्त मांग फलन देखिए आप यहाँ पे रोजगार का स्तर जब 10 रहता है, यानी रोजगार के स्तर को लाखों में नापा गया है, जब रोजगार का स्तर 10 से 15 बढ़ता है तो समस्त मांग कीमत जो है वह भी आप देखिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ रहा है। यानी ये उनकी उम्मीद है एक प्रोड्यूसर की कि उसको सामान को बेचने से प्राप्त होने वाली जो भी विक्रय से जो भी उनको जो राशि प्राप्त होने वाली है वह राशि बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि समस्त मांग फलन के अनुसार साथ अलग अलग समस्त मांग अनुसूचियाँ हो सकती हैं। अगर इन समस्त मांग अनुसूचियों के आधार पे जो वक्र खींचा जाएगा वे वक्र ADF की भांति बाएं से ऊपर दाईं ओर उठते हुए होंगे। इसका कारण है कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है समग्र मांग भी बढ़ती है, इसे समस्त मांग कीमत भी कहा जाता है। देखिए एक चीज़ आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, यहाँ पर जो समग्र मांग की बात की गई है उसका संबंध किससे है, प्रोड्यूसर से है, कि प्रोड्यूसर कोई भी वस्तु जो उत्पादित करता है उस वस्तु को
कितनी राशि मिलने की संभावना या वह उम्मीद लगाता है। तो रोजगार का स्तर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो उत्पादन भी बढ़ रहा है और उस उत्पादन के साथ में उसकी जो उम्मीद है वो उम्मीद भी बढ़ रही है। आप इसको एक उदाहरण के साथ देख सकते हैं। दिवाली में आप देखिए कि त्यौहार के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी रोजगार बढ़ रहा है। उत्पादन किया जा रहा है, किस उम्मीद में किया जा रहा है कि उस वस्तु को बेचने से आपको या प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको आमदनी प्राप्त होने की संभावना है, वो उम्मीद है। ठीक है, वो उम्मीद है जो उसे प्राप्त होने की संभावना है। तो जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है समग्र मांग भी बढ़ती है। समस्त मांग कीमत भी कहा जाता है। आगे है समस्त पूर्ति फलन। समस्त पूर्ति फलन क्या है? जब व्यवसायी श्रम को रोजगार पे लगाता है तो उसे रोजगार के प्रत्येक स्तर पे श्रम तथा उत्पादन के अन्य सहयोगी साधनों के लिए लागत लगानी पड़ती है। इस कुल लागत में सामान्य लाभ भी शामिल होता है या आउटपुट के विक्रय से न्यूनतम उतनी प्राप्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए कि तत्संबंधी लागत की पूर्ति हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है? समस्त, अगर डीलर के शब्दों में देखें तो हम समस्त पूर्ति फलन बिक्री की न्यूनतम राशियों की अनुसूची है जो रोजगार की विविध मात्राओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी यहाँ पे देखिए समस्त पूर्ति फलन को देखिए, यहाँ पे रोजगार के विभिन्न स्तरों पर ये समस्त पूर्ति फलन दिया है 200, 215। तो ये मिनिमम राशि है जो कि प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए। ये उसकी दिया है इतने रोजगार पर उसे इतनी कीमत तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम मिलेगी तो वो क्या करेगा? उत्पादन करना बंद कर देगा। तो ये एक तरीके से उसकी लागत है जो उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, समस्त मांग कीमत क्या है? समस्त मांग कीमत है ये उसकी उम्मीद है जो उसने लगाया। मान लीजिए 10 लाख श्रमिकों को लगाया तो वो उम्मीद करता है कि 210 करोड़ उसको मिलेंगे, जो भी प्रोडक्शन श्रमिकों के 10 लाख श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और 200 करोड़ अगर उसको प्राप्त होते हैं तो ये क्या है? समस्त पूर्ति फलन ये क्या बोलता है कि इतना तो मिलना ही चाहिए अगर उसे 10 लाख लोगों को काम पे लगाना है। अगर इससे कम मिलेगा तो वो क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट स्तर को कम कर देगा या श्रमिकों को छटनी करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रोजगार के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कुल पूर्ति कीमतों को व्यक्त करने वाली अनुसूची समस्त पूर्ति फलन कहलाती है। यह मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की एक निश्चित संख्या पर उत्पादन कार्य में व्यय होती है और कुल उत्पादन लागत की द्योतक है। ज्यों ज्यों रोजगार का स्तर बढ़ाया जाता है समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये इसके आप इसको डायग्राम में देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि पूर्ण रोजगार का स्तर पहुंच जाने पर समस्त पूर्ति कीमतें तो बढ़ती जाती है पर रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम नहीं, आप इस टेबल में देखिए कि यहाँ देखिए कि 10 लाख श्रमिक पे जो समस्त पूर्ति कीमत है वह है 200। ठीक है, और समस्त मांग कीमत है 210, यानी इतनी वह उम्मीद करते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए। और ये तो उम्मीद है ये, ठीक है, ये प्रत्याशा है और ये क्या है? ये तो है कि उसे मिलना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगा? और मजदूर काम पे लगाएगा व्यापारी। फिर 10 से 15 लाख में मजदूरों में अब आप देखिए कि समस्त पूर्ति कीमत तो 215 करोड़ है और समस्त मांग कीमत 220 करोड़ है। ऐसी परिस्थिति में भी वह क्या करेगा? क्योंकि उसको प्रत्याशा है कि उसका लाभ अधिकतम होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगा? और रोजगार प्रदान करेगा। और जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ाता जाएगा, तो 20 पे देखिए आप यहाँ पे जो समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन है ये 230 करोड़ दिखा रहा है, जो कि ये बताता है कि जो कि ये बता रहा है कि इस बिंदु पर इनका संतुलन है, यानी कि जितनी वह उम्मीद कर रहे हैं उतना ही उनको प्राप्त हो रहा है। इससे आगे वह श्रमिक लगाना पसंद नहीं करेंगे। अब अगर मान लीजिए आगे वह श्रमिक लगाते हैं, जैसे कि 25 लाख श्रमिकों की संख्या लगाई जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में समस्त पूर्ति कीमत तो है 250। ठीक है, और समस्त मांग
कीमत जो 40 करोड़, तो वह क्यों हानि उठाना चाहेंगे 10 करोड़ की अतिरिक्त 5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को लगाने से? ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेंगे, वह श्रमिकों की छट्टी करना स्टार्ट कर देंगे। आप कह सकते हैं कि रोजगार यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत। तो आप यहाँ देखिए कि ये एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं कि जहाँ 20 लाख लोगों की सेवानिवृत्ति पर समस्त चूंकि इस 20 लाख श्रमिकों पर जितना वह उम्मीद कर रहे हैं उतना ही उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, प्रभावपूर्ण मांग का पॉइंट कहलाता है, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु यह पॉइंट कहलाता है। अगर रोजगार का स्तर 20 लाख लोगों से कम हो तो समस्त मांग कीमत समस्त पूर्ति कीमत से अधिक होने के कारण अधिक लोगों को रोजगार पर लगाना उद्यमियों के लिए लाभप्रद लाकर 20 लाख ही रखा जाएगा। इसके विपरीत अगर ये दूसरी परिस्थिति ये भी है कि जहाँ पर समस्त मांग कीमत उसकी पूर्ति कीमत से कम हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में रोजगार में कमी की प्रवृत्ति पाएगी। अतः संतुलन का बिंदु जहाँ होगा वही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड कुछ नहीं, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये दोनों जहाँ एक दूसरे के बराबर आते हैं वह, या एक दूसरे को जहाँ डायग्राम के थ्रू अगर हम कहें तो एक दूसरे को जहाँ निर्धारित होता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ अल्प रोजगार संतुलन, ये तो आपका ये बताया गया है कि ये जो पॉइंट है 20 लाख में, ये है आपका अल्प रोजगार बिंदु का संतुलन है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए आगे, जहाँ समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत 230 करोड़ के बराबर है, यह अल्प रोजगार संतुलन का बिंदु है। आगे हम देखते हैं, समस्त पूर्ति फलन के स्थिर रहने पर भी अगर समस्त मांग फलन में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं तो नया समस्त मांग अनुसूची के द्वारा समस्त मांग कीमत में 250 करोड़ रुपए होगी। इसमें समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत रोजगार के स्तर पे 25 लाख के बराबर है। अतः यह पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है, क्योंकि इस पूर्ण रोजगार स्तर पे पहुंचने के बाद समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत के बढ़ने के बावजूद भी रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। अब आप यहाँ देखिए 25, जब आप 25 लाख रोजगार दे रहे हैं तो समस्त पूर्ति का आ रहा है 250। ठीक है, आगे फिर 25, ये इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये आपका आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार का स्तर है कि 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देके आप 270 280 तक समस्त पूर्ति कीमत आपकी प्राप्त हो रही है। अब अगर मान लीजिए समस्त, तो यहाँ पर प्रारंभिक संतुलन तो क्या है, प्रारंभिक संतुलन तो आपका इस पॉइंट पे आ गया है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए आप और रोजगार देना चाहते हैं, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था में और रोजगार देना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 25 तक दे पाएंगे। अब 25 तक रोजगार दे रहे हैं तो अब आप यहाँ देखिए कि कोई भी व्यापारी इस पॉइंट पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 240 तो उसका प्रत्याशा है, जबकि ये तो 250 है। ये समस्त पूर्ति कीमत में तो वृद्धि नहीं की जा सकती, लेकिन मांग में वृद्धि कर दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो नया मांग कीमत आपको प्राप्त हुई है 220 230 है ना, तो इस संतुलन बिंदु पर आप ये देखिए कि संतुलन कहाँ प्राप्त हो रहा है, 25 250। आप यहाँ देखिए, और ये 240 और ये आपका 200 आपके प्राप्त हो रहा है। तो ये पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा रोजगार दिया नहीं जा सकता, या आप कह सकते हैं इकोनॉमी में ये पूर्ण रोजगार का स्तर बिंदु है, और ये है आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।